गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बेड मेकिंग एंड इससे पहले मैं आपका वेलकम करना चाहूँगी मेरे चैनल द एजू एम्पायर। और आज का हमारा टॉपिक है बेड मेकिंग इन नर्सिंग प्रैक्टिस। ये आपका नर्सिंग फाउंडेशन का टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ओनली द introduction, definition of the bed making, objective and principle of the bed making and types of bed making। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द बेड मेकिंग। तो बेड मेकिंग होता क्या है, हम घर में भी बेड मेकिंग करते हैं एज वेल एज हॉस्पिटल में भी बेड मेकिंग करते हैं। तो ये चीज हम आज इस टॉपिक में देखेंगे। तो बेड मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम बेड को अरेंज करते हैं यूज करने के लिए, जैसे कि हम अपने घरों में भी करते हैं। बेड को सोने से पहले या उठने के बाद हम बेड को अरेंज करते हैं, रिंकल्स ना हो, रिंकल फ्री बनाते हैं। इसी तरह से हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बेड मेकिंग प्रोसेस। ये एक ऐसा फंडामेंटल है, ये ऐसी नर्सिंग प्रैक्टिस है जिसमें हम पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, उसकी हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं, एज वेल एज पेशेंट की सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ ये हम क्या करते हैं कि ये पेशेंट केयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज वेल एज हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो अभी हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ द बेड मेकिंग, मतलब बेड मेकिंग होती क्या है। बेड मेकिंग रेफर्स टू द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ बेड लिनन्स। अब क्या है, ये जो हमारी बेड लिनन्स होती हैं, लिनन्स मतलब चादर्स है ना, बेडशीट्स, तो उनको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना, उसके मटेरियल को अरेंज करना, ताकि हम इंश्योर कर सके क्लीननेस को, आसपास का एरिया क्लीन रहे, बेड साफ सुथरा रहे, पेशेंट को कंफर्ट मिल सके और जो भी उसके थेराप्यूटिक बेनिफिट्स हैं वो पेशेंट को मिल सके। इसके अलावा ये एक फाउंडेशनल नर्सिंग स्किल्स होती है जो कि पेशेंट की हाइजीन, सेफ्टी और कंफर्ट को प्रमोट करने में इसका एक अच्छा रोल होता है, ये उसका प्रमोट करती है। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बेड मेकिंग। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बेड मेकिंग। सबसे पहला हमारा है हाइजीन एंड क्लीननेस। तो हाइजीन एंड क्लीननेस क्यों जरूरी होती है, ताकि पेशेंट ऑलरेडी बीमार है वो और ज्यादा उससे बीमार ना हो जाए, एज वेल एज हम पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें। तो इसके लिए क्या जरूरी है, जब हम बेड मेकिंग करते हैं तो जो डर्ट होती है, जो डस्ट है, धूल मिट्टी है, वो हम उसको रिमूव करते हैं। पैथोजेंस जो ग्रो कर जाते हैं गंदगी में, उसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है। एज वेल एज सोइल्ड मटेरियल्स, मतलब गंदी चादरें हैं, उसको भी हम क्या करते हैं, पेशेंट के एनवायरनमेंट से दूर करते हैं, ताकि पेशेंट की जो हाइजीन और क्लीननेस मेंटेन रहे। नेक्स्ट आपका है कंफर्ट। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को फिजिकल कंफर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे पेशेंट की जो रिलैक्सेशन है वो भी एनहेंस होता है, बढ़ता है, और उसको उसकी इरिटेबिलिटी को प्रिवेंट करते हैं, ताकि पेशेंट इरिटेट ना हो। एक साफ सुथरा जो बेड होता है, जब हम बेड मेकिंग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो जब पेशेंट उस पर लेटता है तो उसको बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है कि हम एक साफ एनवायरनमेंट में हूँ, उसको इरिटेशन भी नहीं होती है। नेक्स्ट आपका है सेफ्टी। Reduce the risk of falls or injury by maintaining a tidy and secure bed space। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेफ्टी। जब हम एक नीट एंड टाइडी और सिक्योर बेड बनाते हैं तो इससे पेशेंट को हम उस गिरने से और उसको चोट लगने से बचाते हैं। प्रिवेंशन, प्रिवेंट बेड सोर। अच्छा, जब बेड पे रिंकल्स वगैरह होती हैं और पेशेंट जो है लंबे समय तक बेड रिडन है, तो उसको बेड सोर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो जब हम अच्छे से एकदम नीट एंड टाइडी बेड बनाते हैं तो हम उसको बेड सोर से बचाते हैं, स्किन इरिटेशन से बचाते हैं, एंड मॉइस्चर एक्यूमुलेशन, जो पसीना आता है, जो भी मॉइस्चर होता है, उसको एक्यूमुलेट होने से भी हम बचाते हैं। नेक्स्ट आपका है थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट। इससे हम क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं पेशेंट की रिकवरी को। नीट, ऑर्गेनाइज और हाइजीन स्पेस बना करके दे करके पेशेंट को हम उसकी रिकवरी को एनकरेज करते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ बेड मेकिंग। क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो सबसे पहले, मेंटेन अ प्रॉपर बॉडी मैकेनिज्म फॉर बोथ द पेशेंट एंड द नर्स ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अच्छा, जब हम बेड मेकिंग करते हैं तो हम बहुत ज्यादा लीन होकर के करते हैं, झुक करके करते हैं, जिससे हमारी बैक पे बहुत ज्यादा
स्ट्रेन पड़ता है और ये नर्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, एज वेल एज पेशेंट को भी जो है बहुत डिस्कम्फर्ट होता है कि बेड से उठो फिर इधर करवट लो उधर करवट लो। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक प्रॉपर बॉडी मैकेनिज्म को हमें मेंटेन करके रखना है, जिससे पेशेंट और नर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके प्रोसीजर के दौरान। और क्या करना है, हमें इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस जितनी भी होती हैं उसको फॉलो करना है, जैसे कि हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग द लिनिन्स। मतलब किसी भी पेशेंट की हम चादर को बेडशीट को चेंज करने जा रहे हैं, बेड मेकिंग करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें हैंड वॉश करना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज वेल एज बेड मेकिंग के बाद भी हमें हैंड वॉशिंग करनी है। तीसरा हमारा है एंश्योर प्रिवेसी बाय स्क्रीनिंग द पेशेंट। अगर पेशेंट बेड रिडन है और तब हम बेड मेकिंग कर रहे हैं तो हमें ये इंश्योर करना है एंड इट इज कंपलसरी कि हम पेशेंट को स्क्रीनिंग के थ्रू प्राइवेसी दे सके। ये नहीं कि जनरल वार्ड है और हम उसको चादर वादर हटा करके खुलेआम हम उस पेशेंट का बेड मेकिंग कर रहे हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें पेशेंट को स्क्रीन लगाना है तब हमें बेड मेकिंग करनी है ताकि उसकी प्राइवेसी मेंटेन हो सके। नेक्स्ट है कम्युनिकेट विद द पेशेंट एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस एंड इंश्योरिंग देयर कंफर्ट। सबसे पहला हमारा रूल होता है जब हम आर्टिकल वगैरह अरेंज करके जाते हैं तो पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड द प्रोसीजर, हमें उनको बताना है कि हम आपकी बेडशीट चेंज करना है, क्यों करना है, एंड उनको हमें क्या करना है, कंफर्टेबल फील कराना है। ये नहीं कि हम जाकर के तुरंत बेडशीट करें, हम उनसे बात ना करें, हम उनको कुछ भी ना बताएं। नहीं, सारी चीजें उनको प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के बाद ही हमें, जब वो कंफर्ट हो जाते हैं तब हमें ये चीज बेड मेकिंग करनी है। नेक्स्ट है अवॉइड शेकिंग लिनन्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जो लिनेंस को शेक करते हैं, झाड़ते हैं, जिसे कहते हैं झाड़ना। तो हमें शेक नहीं करना है। इससे क्या करते हैं हम, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस बेडशीट के अंदर होते हैं, लिनन के अंदर होते हैं, उसको हम प्रिवेंट करते हैं स्प्रेड होने से, कि कहीं अपने ऊपर ना जाए, पेशेंट के ऊपर ना चली जाए, बराबर में जो पेशेंट है उसके ऊपर ना चला जाए, ना एनवायरमेंट में। तो उससे हमें उसको प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट है प्रिवेंट रिंकल्स इन द लीनन टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट एंड प्रेशर सोर। तो हमें क्या करना है कि जो भी रिंकल्स होते हैं लीनन में, है ना, लाइनिंग पड़ जाती है, हम ठीक नीट एंड टाइडी हम नहीं करते हैं, तो हमें उसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। और क्या करना है, हमें पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील ना हो, ये भी हमें ध्यान रखना है, एज वेल एज पेशेंट को प्रेशर सोर ना पड़े, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमें ये ध्यान देना है कि हमारी जो सोइल्ड और यूज्ड आइटम है, सोइल्ड मतलब गंदी जो लिनेंस है, और जो यूज्ड आइटम है वो प्रॉपरली डिस्पोज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि साफ कपड़ों के साथ तो नहीं चले गए, या पेशेंट के बेड मेकिंग करने के बाद दोबारा उस पर तो नहीं रख दिया। ये सारी चीजों को हमें चेक करना है प्रॉपरली। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है उसमें है मिनिमाइज नॉइज एंड डिस्टर्बेंस फॉर द पेशेंट। पेशेंट हॉस्पिटल आता है ठीक होने के लिए, रेस्ट करने के लिए, हमको उसको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जितने से जितना हम कम शोर मचा सकें और जितने से जितना कम हम पेशेंट को डिस्टर्ब कर सकें, उस हिसाब से हमें सारी चीजें करनी है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बेड मेकिंग इन नर्सिंग। तो सबसे पहला हमारा आता है क्लोज्ड बेड। सो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बेड, कि हर एक पेशेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग बेड्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोज्ड बेड। तो ये जो क्लोज्ड बेड है ये हम यूज करते हैं उस हॉस्पिटल बेड के लिए जो बेड खाली होता है और एडमिशन के लिए रेडी होता है, मतलब कि किसी का नई नए पेशेंट के लिए रेडी है वो, है ना, और वो खाली है। ये जो क्लोज बेड मेकिंग टर्म है या क्लोज बेड टर्म है, ये हम इसलिए यूज करते हैं, जो टॉप कवर होती है हमारी, जो टॉप लिनन होती है, वो पूरे बेड पे टॉप टू बॉटम स्प्रेड रहती है, अरेंज्ड रहती है, ताकि उसके नीचे जो भी पिलो और जो भी हमारा जो भी बेड मेकिंग है ना, वो प्रॉपर तरीके से प्रिवेंट रह सके, प्रोटेक्ट रह सके फ्रॉम द डस्ट एंड डर्ट। इसके अलावा जब हम ये क्लोज बेड कब प्रिपेयर करते हैं, जब उस पर कोई पेशेंट नहीं होता है और वो क्लीन एंड टाइडी होता है फॉर द न्यू पेशेंट, मतलब कि नया पेशेंट हमारे पास आने वाला है, उसके लिए हमने क्लोज बेड को प्रिपेयर करके रखा है। क्लोज बेड का पर्पस क्या होता है, टू कीप द बेड रेडी फॉर द ऑक्यूपेंसी। मतलब ये बेड रेडी है ऑक्यूपेंसी के लिए, कोई भी एडमिट होकर के अगर पेशेंट आता है तो हम बस टॉप शीट हटाएंगे और पेशेंट हमारा उस पर ऑक्यूपाई कर सकता है। एंड
टू प्रोवाइड नीट एंड टाइडी अपीयरेंस टू द यूनिट। एक ये क्लोज बेड जो है नीट एंड टाइडी अपीयरेंस देता है किसी भी यूनिट को। नेक्स्ट हमारा है ओपन बेड। तो ओपन बेड इज वेयर द टॉप कवर्स आर जनरली फोल्डेड बैक टू सो दैट अ क्लाइंट कैन इजीली गेट इनटू द बेड। क्लोज बेड हमारा पूरा बंद था। ओपन बेड में क्या होता है कि हमें इसे थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर से थोड़ा सा खोल करके रखना पड़ता है ताकि पेशेंट इजीली उसमें एंटर कर जाए, मतलब कि बेड पे लेट जाए। ओपन बेड टर्म जो हम यूज करते हैं ये उस बेड के लिए होता है जिसपे पेशेंट ऑक्यूपाई करने जा रहा है। मान लीजिए पेशेंट एडमिट होकर के आ गया है ना, और उसके लिए हमने वो बेड अलॉट कर दिया और वो उसको थोड़ा सा ओपन कर दिया कि सर और मैम ये आपका बेड है, तो वो इजीली उसमें बैठ सकता है। इट इज मेड ईदर फॉर अ न्यू क्लाइंट और एन एम्बुलेटरी क्लाइंट। ये जो है आपका दोनों पेशेंट के लिए होता है, एक नई क्लाइंट के लिए भी होता है और एम्बुलेटरी क्लाइंट के लिए भी होता है। सो मेड फॉर ओपन बेड, मेड फॉर अ पेशेंट रेडी टू बी एडमिटेड और ऑलरेडी यूजिंग द बेड विद द लीन इन फोल्डेड बैक फॉर एक्सेस। मतलब कि हमारे पास एक नया पेशेंट आ गया है, उसके लिए हमने ओपन बेड कराया, या फिर एक हमारा ऑक्यूपाइड बेड था, हमने पेशेंट को, अगर वो एम्बुलेटरी है, उसको बोला कि सर आप यहाँ बैठ जाइए, हम आपका बेड मेकिंग कर दें, और बेड मेकिंग करने के बाद फोल्ड कर दिया, वो टॉप शीट को फोल्ड कर दिया ताकि पेशेंट उसमें इजीली एंटर कर सके। तो दिस इज अ ओपन बेड। एंड नेक्स्ट हमारा है एडमिशन बेड। नाउ व्हाट इज एडमिशन बेड? आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एडमिशन मतलब जो पेशेंट न्यूली एडमिट हो रहा है उसको रिसीव करने के लिए जो भी बेड हम प्रिपेयर करते हैं, दैट इज एडमिशन बेड। पर्पस ऑफ एडमिशन बेड, टू वेलकम द पेशेंट, टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर, तुरंत की तुरंत हम पेशेंट को क्या करें, केयर दें, सेफ्टी दें, कंफर्ट दें, टू प्रोटेक्ट द बेड लिनन व्हाइल गिविंग बाथ ऑन एडमिशन। नेक्स्ट आपका है ऑक्यूपाइड बेड। ऑक्यूपाइड मतलब भरा हुआ, तो मतलब ऑलरेडी इस पे पेशेंट है। एन ऑक्यूपाइड बेड इज मेड अप विद द क्लाइंट इन द बेड। अब एक ऐसा पेशेंट जो मूवेबल नहीं है, जो बेड से नीचे नहीं उतर सकता है, तो उस बेड को हम ऑक्यूपाइड बेड कहेंगे, पेशेंट ऑलरेडी उस बेड पे है। तो ये कब करते हैं हम ऑक्यूपाइड बेड की बेड मेकिंग? यूजुअली डन आफ्टर गिविंग अ बेड बाथ। जब पेशेंट मूवेबल नहीं है तो हम उसको बेड बाथ ही देंगे। बेड बाथ के बाद आप समझ रहे हैं कि जो है शीट्स गीली हो जाती हैं, सॉइल्ड हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं, तब हमें उसके तुरंत बाद ही बेड मेकिंग करनी है। When the bed is made while the client is out of the bed, it is called unoccupied bed. अगर पेशेंट एबल है कि वो उतर के नीचे बैठ जाए या कहीं चला जाए तो उसको हम अनऑक्यूपाइड बेड बोलते हैं। Made while a patient remain in the bed, typically for patient who are immobile or bedridden. Purpose of occupied bed, to make a bed with least possible discomfort to the patient. क्या करना है, हमें कम से कम पेशेंट को डिस्कम्फर्ट दे करके बेड को बनाना है। टू हैंडल द बेड क्लोथ skillfully while the patient on is on bed, giving least disturbance to the occupant. ठीक है, skillfully हमें बेड क्लोथ्स हैंडल करने हैं जब पेशेंट बेड पे है, एज वेल एज पेशेंट को कम से कम हमें डिस्टर्ब करना है। टू प्रोवाइड नीट एंड क्लीन एंड टाइडी अपीयरेंस। ऑब्वियसली हमने प्रिंसिपल्स में पढ़ा था कि हमें क्या करना है, पेशेंट को एक नीट एंड क्लीन और टाइडी अपीयरेंस प्रोवाइड करना है, इसके लिए हम बेड मेकिंग करते हैं। नेक्स्ट आपका है पोस्ट ऑपरेटिव बेड और रिकवरी बेड भी हम इसको कहते हैं। इट इज अ स्पेशल बेड। ये एक स्पेशल बेड होता है प्रिपेयर टू रिसीव एंड टेक केयर ऑफ द पेशेंट रिटर्निंग फ्रॉम सर्जरी। एक ऐसा बेड जो उस पेशेंट के लिए बनाया जा रहा है जो तुरंत सर्जरी से वापस लौट रहा है। प्रिपेयर्ड फॉर पेशेंट रिटर्निंग फ्रॉम सर्जरी विद द लिनन एडजस्टेड फॉर इजी ट्रांसफर एंड मिनिमल डिस्टर्बेंस। पर्पस क्या होता है पोस्ट ऑपरेटिव बेड का? हम इसमें पेशेंट को कन्वीनियंटली रिसीव कर सकें, पेशेंट को वार्मथ एंड कंफर्ट प्रोवाइड करा सके, पेशेंट को शॉक से प्रिवेंट कर सकें, इंजुरी से प्रिवेंट करना है, सोइलिंग ऑफ बेड से प्रिवेंट करना है, और टू मीट एनी इमरजेंसी। कोई भी इमरजेंसी से है हम तुरंत हमारे पास आया और हमने तुरंत उसको पोस्ट ऑपरेटिव बेड पे ट्रांसफर कर। नेक्स्ट हमारा है कार्डियक बेड। अ हॉस्पिटल बेड प्रिपेयर्ड फॉर अ हार्ट डिजीज केस इज नोन एज कार्डियक बेड। ऐसे बेड जो हार्ट डिजीज पेशेंट्स के लिए बनाए जाते हैं उसको हम कार्डियक बेड कहते हैं। ये उन पेशेंट के लिए बनाया जाता है, यूजफुल है, जिनको हार्ट डिजीज है या डिस्निया है। डिस्निया मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, लेटने में, सीधा लेटने में करवट से,
तो ऐसे पेशेंट के लिए जो बेड होता है तो वो कार्डियक बेड कहलाता है. इट इज used to help the patient to assume a sitting position which can afford him the greatest amount of comfort with least strain. उसको ज्यादा से ज्यादा लेटने पे स्ट्रेन ना हो, वो कंफर्टेबल पोजीशन ले सके, फाउलर सेमी फाउलर बेड उसका उठ सके, कार्डियक टेबल होती है जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्या क्या आपके आर्टिकल्स चाहिए. तो पेशेंट को सांस प्रॉपरली ले सके, वो सांस लेने में दिक्कत ना हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो, ऐसे. Designed to elevate the patient's upper body, commonly used for heart patients or those with breathing difficulty. पर्पस क्या होता है? पेशेंट को डिस्निया से रिलीफ दिलाना जो कि कार्डियक डिजीज की वजह से हो रही है, एंड टू प्रिपेयर द बेड फॉर द कार्डियक पेशेंट. नेक्स्ट है आपका amputation or divided bed. So it is a bed in which top linen is divided into two parts to visualize the amputated part of the lower limb without disturbing the patient. अब क्या है, इसमें टॉप लिनिन को डिवाइड कर दिया जाता है टू पार्ट्स में, जिससे पेशेंट का जो एम्पुटेटेड पार्ट है वो लोअर लिम्ब जो है वो दिख सके, कि बार बार पेशेंट को हमें डिस्टर्ब ना करना पड़े. तो पर्पस टू वॉच द स्टम्प फॉर हैमरेज एंड अप्लाई टर्निकेट इंस्टेंटली. जो स्टम्प है उसको हम वॉच कर सकें, जो एम्पुटेटेड पार्ट है उसको हम हैमरेज देख सकें, कहीं हैमरेज तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो हम तुरंत की तुरंत टर्निकेट लगा सकें. टू टेक द वेट ऑफ द बेड क्लोथ्स ऑफ द पेशेंट. जो भी बेड क्लोथ का पेशेंट है उसके उस एम्पुटेटेड पार्ट से हम उसको कम कर सकें और पेशेंट के स्टम्प को पोजीशन प्रोवाइड करवा सकें, पोजीशन में रहे वो. फ्रैक्चर बेड, फ्रैक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा ये उन पेशेंट के लिए है जिनको फ्रैक्चर हो गया है. It is the bed which is prepared for a patient with fracture, bone disease and deformity. Purpose to prevent undue sagging of mattress, to immobilize the fracture part, to restrict sudden jerky movement. अब क्या करना है, हमें क्या करना है, undue sagging mattress को prevent करना है. Then जो फ्रैक्चर पार्ट है उसको इमोबिलाइज करना है, हिलने डुलने नहीं देना है ताकि बोन प्रॉपर तरीके से वापस से जुड़ सके. जो भी जर्की मूवमेंट्स है उसको रेस्ट्रिक्ट करना है. थेराप्यूटिक बेड, ये बेड होते हैं जैसे कि रीनल बेड, रियूमेटिज्म बेड, ब्लैंकेट बेड. तो ये क्या है, इट इज मेड फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रियूमेटिज्म और रीनल डिजीज. ऐसे पेशेंट जो रीनल डिजीज से सफर कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट जो आपका रियूमेटिज्म से सफर कर रहे हैं, उन पेशेंट के लिए जो बेड बनता है वो हमारा कहलाता है थेराप्यूटिक बेड. तो इसके पर्पस क्या होते हैं? टू कैरी द वेट ऑफ द पेशेंट क्लोथ ऑफ द पेनफुल जॉइंट. मतलब कि क्या है कि जो भी बेड क्लोथ्स होते हैं उनको पेनफुल जॉइंट से हम हटा देते हैं ताकि पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, और पेशेंट को वार्म रखने के लिए हम इसका